जय हिंद साथियों। मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन। और मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की इस कड़ी में जो हमारा आज का नया टॉपिक है वह रहेगा मध्य प्रदेश का अभयारण्य। और मध्य प्रदेश के अभयारण्य का यह पार्ट नंबर 1 रहेगा। और अगर बात की जाए तो यह हमारा लेक्चर नंबर 28 रहेगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप लोगों को हमारे ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा फीस खर्च करके या पैसा खर्च करके लेक्चर्स नहीं खरीद पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए हमारा स्मार्ट स्मार्ट स्टडी परिवार मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेकर आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की तैयारी आप बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग कर रहे हैं MPPSC प्रीलिम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, MPSI, MP पुलिस, MP आबकारी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, MP पटवारी और व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी एक दिवसीय परीक्षाएं जिसमें कि हमारे मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, तो आज ही जुड़े हमारे स्मार्ट स्टडी परिवार के साथ और अपनी तैयारी को मजबूत करें। आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट्स है वह है कि दोनों ओर लिखा हो भारत, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। यानी कि हमें हमारी तैयारी को बिल्कुल मजबूत बनाकर आगे बढ़ते जाना है और इसमें हमें हमारी तैयारी को सुनिश्चित करके हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, और आप लोगों ने देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले ही नीरज चोपड़ा जी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 90.23 मीटर का जो भाला है वह फेंका होगा। और देखिए, मैं एक स्लाइड भी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए जिसके माध्यम से हम आप लोगों को ये दिखा पाए। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। Well, 88.44 is a good way to start, isn't it? Set yourself up. He's the favourite to win tonight, but he's got big competition. Third round throw. The arms go up. The arms go up. Oh, he might have done it. Oh, he's been so close to 90 metres his whole career. Has he done it this time? Right on the line. He's thrown 89.94, 89.49, 89.45, 89.34, 90 metres, 23. Finally, shake of the head, as if to say, about time. Oh, well done, well done. तो जैसा कि आपने देखा कि नीरज चोपड़ा ने, जो कि हमारे देश की शान हैं, उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 90.23 मीटर का जो भाला फेंका है। तो यह हमारे लिए मोटिवेशनल कोट्स का भी काम करेगा और साथ में हमारे लिए करंट अफेयर का भी काम करेगा। तो ये आंकड़ा याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में सीधा सीधा आंकड़ा पूछ लिया गया है। पिछली बार टोक्यो ओलंपिक का जो प्रश्न था वो सीधा सीधा परीक्षा में पूछ लिया गया था। तो हमें ये जो 90.23 मीटर का आंकड़ा है उसे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि मोगली लैंड के नाम से मध्य प्रदेश का कौन सा नेशनल पार्क फेमस है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन रहेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो मैं आप लोगों के आंसर का वेट करूंगा और कल इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को इसी क्लास के अंतर्गत बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम पढ़ रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन
और मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की इस कड़ी में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो देखिएगा हमने हमारे मध्य प्रदेश का गठन पढ़ लिया है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने मध्य प्रदेश की पर्वतमालाएं, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की ऋतुएं, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश की जनगणना और मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, जिन्हें हमने लगभग 5 भागों में पढ़कर कंप्लीट किया है। और आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के अभयारण्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अब करते हैं बातें अभयारण्य के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश में पहले 24 अभयारण्य थे और अभी वर्तमान में कौन से कितने अभयारण्य हो गए हैं टोटल, तो याद रखिएगा अभी वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में अभयारण्यों की संख्या हो गई है टोटल 25। तो पहले मैं आप लोगों को इन्हीं 25 अभयारण्यों से परिचित करवा देता हूँ, फिर एक एक अभयारण्यों के बारे में जो जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे तो हम उन पर बातें करेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए तो सबसे 78 से ही हम शुरू करते हैं और हमारा जो पहला अभयारण्य रहेगा उसका नाम है चंबल घड़ियाल अभयारण्य। 1978 में इसकी स्थापना की गई और यह हमारे मुरैना जिले के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद दूसरा जो हमारा रहेगा वह है घाटी गांव अभयारण्य, जो कि वर्ष 1981 में स्थापित किया गया और कहाँ पर स्थित है, तो यह शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है। तीसरा हमारा रहेगा नरसिंहगढ़ अभयारण्य, जिसे 1974 में स्थापित किया गया था और यह राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला अभयारण्य रहेगा कामधेनु गो अभयारण्य 2012 और यह मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले की सालरिया ग्राम में स्थित है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे और हमारा जो अगला अभयारण्य रहेगा गांधी सागर अभयारण्य 1981 में स्थापित किया गया और यह मंदसौर जिले में स्थित है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और हम देखते हैं सेलाना अभयारण्य 1983 और यह रतलाम जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा अभयारण्य रहेगा वह रहेगा राला मंडल अभयारण्य 1989 में और यह हमारे मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर या कहें कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में स्थित है। और याद रखिएगा यह हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। क्लियर है, चलिए फिर चलते हैं हम सरदारपुर अभयारण्य धार में, जो कि 1983 में बना था और यह कहाँ पर स्थित है, तो धार जिले के अंतर्गत यह आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला अभयारण्य देखते हैं और अगला अभयारण्य है हमारा कट्ठीवाड़ा अभयारण्य, जो कि 2016 में स्थापित किया गया और यह अलीराजपुर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट रहेगा हमारा खिवनी अभयारण्य, जो कि 1955 में स्थापित किया गया और देवास जिले के अंतर्गत यह आता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हमारे दो अभयारण्य नर्मदापुरम में देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है पंचमढ़ी अभयारण्य 1977 में और दूसरा है बोरी अभयारण्य 1978 में। याद रखिएगा अगर पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे पुराना जंगल क्षेत्र कौन सा है, तो बोरी अभयारण्य जंगल क्षेत्र भारत का सबसे पुराना। यह अंग्रेजों के ज़माने में जब सबसे पहले वन नीति जारी की गई थी तो अंग्रेजों द्वारा इसी क्षेत्र में वन नीति को लागू किया गया था। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ेंगे और सीधा रायसेन जिले चलेंगे। तो रायसेन जिले में हम देखते हैं कि रातापानी अभयारण्य 1976 में, और याद रखिएगा इसे हमने अभी प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत शामिल किया है। हमने देखे थे कि 2 अभयारण्य ऐसे हैं जिन्हें हमने प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत शामिल किए हैं। तो एक हमारा कौन सा हो गया, रातापानी अभयारण्य, जो कि रायसेन जिले में आता है। फिर रायसेन जिले में ही दूसरा अभयारण्य है हमारा सिघोरी अभयारण्य 1976 में। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे हम और अगला जो हमारा अभयारण्य है वह कर्माझीरी अभयारण्य, जो कि 2022 में नोटिफाइड किया गया था और यह सिवनी जिले के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा ये हमारा 24वें नंबर का अभयारण्य है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मंडला जिले में जब हम देखेंगे तो यहाँ में फैन मिनीकोर अभयारण्य 1983 हमें देखने को
मिलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो सॉरी अभ्यारण्य है वह है वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। 1997 में इसे स्थापित किया गया था और यह दमोह जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह सागर दमोह क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसे हमने हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना है उसके अंतर्गत हमने इसे शामिल किया है। तो यह हमारा दूसरा अभ्यारण्य रहेगा। चलिए इसके बाद अगले पर चलते हैं और अगला हमारा जो अभ्यारण्य रहेगा वह रहेगा पनपठा अभ्यारण्य 1983 में, जो कि किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यह हमारा शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और शहडोल जिले के अंतर्गत जो हमारा अभ्यारण्य आता है वह है सोन घड़ियाल अभ्यारण्य और इसकी स्थापना कब की गई? तो 1974 में इसकी स्थापना हमने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले अभ्यारण्य की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला अभ्यारण्य है बगदरा अभ्यारण्य 1978 और यह किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यह सीधी जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए हमारे सागर जिले के अंतर्गत भी 2 अभ्यारण्य आते हैं और उसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य 2025। और याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का नवीनतम अभ्यारण्य कौन सा है तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य 2025 में। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सागर जिले के अंतर्गत ही हमें हमारा एक और अभ्यारण्य देखने को मिलता है जिसका नाम है नौरादेही अभ्यारण्य 1975। ठीक है, और अगर इस अभ्यारण्य की बात की जाए तो यह हमारा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा? नौरादेही। सबसे छोटा कौन सा? राला मंडल। सबसे नवीनतम कौन सा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य सागर। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे अब 2-3 और बचे हैं बस। चलिए तो आगे बढ़ेंगे और हमारा पन्ना जिले के अंतर्गत जो अभ्यारण्य आता है उसका नाम है गंगव अभ्यारण्य 1979। क्लियर? चलिए इसके बाद अगले अभ्यारण्य की ओर चलेंगे जो कि हमारा 23वें नंबर का अभ्यारण्य रहेगा और यह छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है और इसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा केन घड़ियाल अभ्यारण्य 1981। क्लियर? चलिए और अंतिम अभ्यारण्य रहेगा हमारा ओरछा अभ्यारण्य जो कि निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है और 1994 में इसे स्थापित किया गया था। याद रखिएगा इसे हम पक्षियों का अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यह थे हमारे वह 25 अभ्यारण्य जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए तो अब एक एक अभ्यारण्य को हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात की जाएगी कि अभ्यारण्य का मतलब क्या होता है। तो देखिए अगर हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर ब्लैंक पेज ले लेते हैं अपन, तो अभ्यारण्य ठीक है, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो देखिए इसका संधि विच्छेद क्या आता है? तो अभय प्लस अरण्य। ठीक है, यानी कि वह क्षेत्र जहाँ पर जो जीव है या जो जानवर है, जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले पशु हैं वो बिना भय के विचरण कर सके तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उसे हम अभ्यारण्य कहते हैं। यानी कि अभय जिसमें विचरण करने में कोई भय ना हो, वह जंगल जिसमें बिना भय के विचरण किया जा सके उसे हम अभ्यारण्य कहते हैं। ठीक है, चलिए और यह क्यों बनाया जाता है? तो याद रखिएगा यह किसी विशिष्ट प्रजाति के संरक्षण के लिए इसका निर्माण किया जाता है और इनको IUCN के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त होता है। देखिए IUCN का मतलब क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये IUCN का फुल फॉर्म है। अगर हम IUCN की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी और इसने राष्ट्रीय उद्यान
और अभ्यारण्यों को 2 श्रेणियों में बांटा था। श्रेणी 2 के अंतर्गत क्या आते हैं तो याद रखिएगा, श्रेणी 2 के अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय उद्यान आते हैं और श्रेणी 4 के अंतर्गत हमारे अभ्यारण्य आते हैं। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर काट कर दीजिएगा क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पर 25 अभ्यारण्य है। ठीक है, आगे बात की जाए कि सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य घनत्व में प्रथम स्थान कौन सा है तो याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत यह आता है। ठीक है, और अगर बात की जाए कि हम हमारे जो मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य हैं उन्हें किस प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं तो देखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश में 2 ऐसे अभ्यारण्य हैं जहां पर खरमोर पक्षी का संरक्षण दिया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि सेलाना अभ्यारण्य रतलाम और सरदारपुर अभ्यारण्य धार हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर बात की जाए तो पहले 2 अभ्यारण्य थे जहां सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में एक है जिसका नाम क्या है तो घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर। क्लियर है। और अगर घड़ियाल अभ्यारण्य की बात की जाए तो घड़ियाल अभ्यारण्य हमारे यहाँ कितने हैं तो 3 हैं। कौन कौन से? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो कि मुरैना जिले में आता है, केन घड़ियाल अभ्यारण्य जो कि छतरपुर पन्ना जिले में आता है, और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य जो कि सीधी और शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। क्लियर है इतनी बातें। चलिए, अब जो हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे उसमें हमने सोन चिड़िया में 2 लिख लिए थे, तो उसको आप अपडेट करके कितना कर लीजिएगा तो उसका आंसर हमें 1 कर लेना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं हमारे पहले अभ्यारण्य की ओर। ठीक, चलिए पहला जो अभ्यारण्य है हमारा उसका नाम है नोरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य, और यह सागर, रायसेन और नरसिंहगढ़ जिले के अंतर्गत फैला हुआ एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ हमारा अभ्यारण्य है। और अगर नोरादेही अभ्यारण्य की बात की जाए तो यह इसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी, और इसका जो क्षेत्रफल है वह है 1197 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसी कारण से यह हमारे मध्य प्रदेश का क्या है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो हमने क्या देखा कि नोरादेही अभ्यारण्य कहाँ कहाँ फैला हुआ है तो सागर, रायसेन और नरसिंहगढ़ जिले में। एक मिनट, यह नरसिंहगढ़ नहीं है, नरसिंहपुर कर लीजिएगा इसको, नरसिंहपुर। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक, तो इन 3 जिलों में फैला हुआ है और 1975 में से स्थापित किया गया था, और इसका जो क्षेत्रफल है वह कितना है तो 1197 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और इसी कारण से यह हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। देखिए, हमें ज़्यादा क्षेत्रफल याद नहीं रखने हैं, हमें केवल 2 क्षेत्रफल याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो हमें याद रखना है हमारा सबसे बड़ा का क्षेत्रफल क्या है, और एक हमें सबसे छोटे वाले का क्षेत्रफल याद रखना है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि 2018 से नोरादेही अभ्यारण्य में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से बाघ लाकर बसाने की योजना चल रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि यह अभ्यारण्य अपनी जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है, और इसका क्षेत्र सागर के अतिरिक्त हमने देखा कि दमोह और नरसिंहपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो देखिए मैप में क्या है कि थोड़ा हिस्सा इसका दमोह में भी आ जाता है और रायसेन में भी आ जाता है। ठीक, चलिए फिर हम देखते हैं कि इस अभ्यारण्य में डीजल और पेट्रोल से चलने वाले किसी भी वाहन को प्रवेश की अनुमति है अगर वह 5 साल से अधिक पुराना ना हो। ठीक है, तो यानी कि 5 साल से पुराने जो पेट्रोल डीजल वाहन हैं उनको इस अभ्यारण्य में जाने की अनुमति नहीं है। अगर 5 साल से कम है तो यह इसमें प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर तेंदुआ जो कि मुख्यतः कौन सा जीव पाया जाता है तो यहाँ तेंदुआ पाया जाता है, और इसके अलावा यहाँ अन्य पक्षी और गिद्धों की भी नई प्रजातियाँ देखी गई है। ठीक है, फिर अगर बात की जाए कि नोरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है तो यह गंगा और नर्मदा बेसिन के मध्य स्थित है। देखिए, अब हम क्या सोचेंगे कि सर हमारे यहाँ से तो गंगा नदी प्रवाहित होती नहीं है, लेकिन याद रखिएगा गंगा की सहायक नदियाँ जो है, जैसे हम देखते हैं कि गंगा
और जब हम नदियाँ पढ़ेंगे तो हम गंगा यमुना बेसिन भी पढ़ेंगे। तो जो नदियाँ हमारे यहाँ से देखिए, मैं बताऊँ कि जैसे चंबल नदी है, तो चंबल नदी हमारी किस में जाकर मिलेगी? यमुना में जाकर मिलेगी। यमुना हमारी किस में जाकर मिल जाएगी? गंगा में जाकर मिल जाएगी। तो ये नदियाँ किस बेसिन के अंतर्गत आती है? तो गंगा बेसिन के अंतर्गत आती। तो ऊपर तो गंगा बेसिन और नीचे हमारी नर्मदा बेसिन, और इन्हीं दोनों बेसिनों के मध्य स्थित है हमारा नौरादेही अभ्यारण्य। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें राधा जो कि मादा बाघ है और किशन जो कि नर बाघ है, ये दोनों ही यहाँ आकर्षण का प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो अभ्यारण्य है वह है रालामंडल अभ्यारण्य, इंदौर में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो यह वर्ष 1989 में इसे स्थापित किया गया था और इसका जो क्षेत्रफल है वह है 2.34 वर्ग किलोमीटर, और इसी कारण से हमारा यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। देखिए सबसे बड़ा नौरादेही, कितना है इसका क्षेत्रफल? 1197 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबसे छोटा हमारा रालामंडल, ठीक, कितना है इसका क्षेत्रफल? तो 2.34 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो मोस्टली हमें ये दो क्षेत्रफल याद रखने हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इस अभ्यारण्य में 2017 में लोमड़ी संरक्षण केंद्र खोला गया है। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में लोमड़ी को संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? रालामंडल अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए अगर बात की जाए कि इस अभ्यारण्य में हमारा मध्य प्रदेश का दूसरा तितली पार्क खोला गया है। ठीक है, पहला तितली पार्क कौन सा है और भारत में भी पहला है, तो वो मैं आप लोगों को अगले अभ्यारण्य में पूरा बता दूंगा। ठीक है, फिर देखिएगा अगला है 2017-18 में बाम्बू सेटम नामक बांस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट यहाँ पर स्थापित किया गया है। और अगर पूछ लिया जाए कि बांस का सरकारी कारखाना या सरकारी शोरूम, बांस का सरकारी शोरूम मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो याद रखिएगा नवलखा, इंदौर में बांस का सरकारी शोरूम स्थित है। ठीक, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का प्रथम वन्यजीव जागरूकता केंद्र स्थित है। ठीक है साथियों, चलिए तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी का हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी को मजबूत रखिए ताकि आने वाली हर परीक्षा में हम सफलता हासिल कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।